गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 सोशल साइंस की इस वीडियो को लेकर आया हूँ आप सभी के सामने, जिसमें हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा करेंगे हम सभी लोग। इसकी वीडियो फर्स्ट है, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर की, जिसमें हम बात कर रहे हैं नेशनलिज्म मींस फीलिंग ऑफ लव टू देयर कंट्री। किसी भी व्यक्ति में अपने देश के प्रति जो प्यार की भावना होती है उसे हम नेशनलिज्म कहते हैं, जिसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है। इन यूरोप के कई कंट्री जैसे यूके हुआ, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, ग्रीस, इन सब में क्या था, मिड 19th सेंचुरी हैज ओनली डिक्टेटरशिप। यहाँ से केवल राजा राज्य करते थे, डिक्टेटरशिप थी। चाहे यूके हुआ, चाहे फ्रांस हुआ, चाहे जर्मनी हुआ, इसमें राजा राज्य करते थे। चाहे यूनान हुआ, ग्रीस, किंग रूल्स द कंट्री, राजा राज्य करते थे, तानाशाही जीवन था। इट मींस देयर वाज ए मोनार्ची सिस्टम, इसका मतलब था वहाँ मोनार्ची सिस्टम था। मोनार्ची सिस्टम जहाँ राजा महाराजा राज्य करते हैं उसको सिस्टम को मोनार्ची सिस्टम बोला जाता है। ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस व्हेन एंड हाउ डिड दिस टाइप ऑफ चेंजेस टेक प्लेस। अब हम डिस्कस करेंगे कि उसमें आधुनिक जो चीजें हैं वो बदलाव कैसे और कहाँ हुए, कब, कैसे और कहाँ हुए। इस चैप्टर को हमने 7 लेक्चर्स में डिवाइड किया है। इसमें फर्स्ट लेक्चर जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इंट्रोडक्शन है, जिसको मैं आपको बता चुका हूँ। सेकंड जो टॉपिक होगा वो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति होगा। थर्ड जो डिस्कस होगा वो होगा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कैसे बनाई गई। फोर्थ जो चैप्टर होगा, लेक्चर होगा, वो होगा द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 टू 1848, क्रांतियों का जो युग है, समय है 1830 से 1848 का। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन का एकीकरण, कैसे एकत्रित हुए ये लोग। नेक्स्ट है विजुअलाइजिंग द नेशन। हम क्या करते हैं, कई जैसे हम अपने देश को एक माता की तरफ पूछते हैं, भारत माता, एक छवि बनाई हुई है कि हमारी भारत क्या है, एक माता है। ऐसे विजुअलाइजिंग द नेशन का मतलब किन किन चीजों को काल्पनिक नाम दिए गए वो बताया जाएगा इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, राष्ट्रवाद और उदारवाद की भावना। इन सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप लोग नोट करना चाहे नोट कर लें। अब हम बात करेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो थोड़ा मैं समझाता हुआ चलता हूं। इरेज कर रहा हूं मैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। टॉपिक 2 है ये, पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन था, ये है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात आती है तो 1789 की ईयर हमको याद आती है, 1789। देखो हम बात करते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ रिवॉल्यूशन। स्टार्टेड फ्रॉम 1789। फ्रांस में जो क्रांतियों की जो शुरुआत हुई, भावना हुई, वो 1789 से स्टार्ट हो गई। उस टाइम क्या था, पीपल डिमांडेड टू एबॉलिश द मोनार्ची सिस्टम। लोग डिमांड करने लगे कि मोनार्ची सिस्टम को एबॉलिश कर दिया जाए, मतलब खत्म कर दिया जाए एंड एस्टेब्लिश द डेमोक्रेटिक सिस्टम। लोगों की डिमांड क्या थी कि मोनार्ची सिस्टम को खत्म करके डेमोक्रेटिक सिस्टम की बहाली की जाए। डेमोक्रेटिक सिस्टम आप सभी जानते हो, जिसमें लोगों को वोट देने का अधिकार होता है।
जहां हम अपने नेता को वोटों के द्वारा चुनते हैं, जिस पार्टी के कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिलते हैं वो चुनाव जीतता है, वो हमारा नेता बनता है। डेमोक्रेटिक सिस्टम मतलब पब्लिक के हाथ में सब कुछ होता है। अगर वो अच्छा काम नहीं करता है तो पब्लिक अगले चुनाव में उसको हटा सकती है वोट नहीं देके, जिससे वो हार जाएगा। अच्छा काम करता है तो दोबारा चुनाव में उसको जिता भी सकते हैं। ठीक है, ये पब्लिक के हाथ में होता है, इसमें लोगों को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में। जबकि मोनार्की सिस्टम में क्या होता है कि वो राष्ट्रीय जीवन चलाता है, राजा का जो बेटा होगा वो उसका उत्तराधिकारी बनेगा, वो भी राजा बनेगा, पब्लिक की नहीं चलती। अगर वो अच्छा शासक है तो पब्लिक खुश रहेगी, अच्छा शासक नहीं है तो पब्लिक उसको हटा भी नहीं सकती, पब्लिक उसकी क्रूरता से परेशान रहेगी, उसके दबाव में रहेगी, सब काम करने पड़ेंगे। अब मैंने आपको बता दिया, कुछ समय बाद हुआ, आफ्टर सम टाइम पब्लिक डिमांड फुलफिल का मतलब वहां डेमोक्रेटिक सिस्टम की स्थापना हो गई कुछ समय बाद। अब किसके पास पावर आ गई? जब डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है तो पावर हमेशा किसके पास होती है? डेमोक्रेटिक सिस्टम में पावर हमेशा पीपल, सिटीजन्स के पास होती है, नागरिकों के पास होती है। सबसे पहला काम जो होता है डेमोक्रेसी में वो होता है कॉमन आइडेंटिटी स्टेब्लिश करना। कॉमन आइडेंटिटी का मतलब सभी लोग बराबर एक जैसा दर्जा दिया जाए, बराबर माना जाए। उसके लिए कुछ मीजर्स तय किए गए। फर्स्ट वर्क इन डेमोक्रेसी इज कॉमन आइडेंटिटी एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, इसके लिए दो काम किए गए। पहला काम था फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। दूसरा काम जो इसके लिए किया गया, फ्रेंच मेड ऑफिशियल लैंग्वेज। फ्रेंच जो भाषा थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, आधिकारिक भाषा बना दिया गया। फ्रेंच मेड ऑफिशियल लैंग्वेज, आप इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद कई यूनिफॉर्म लॉज बना दिए गए, कंस्ट्रक्ट ऑफ यूनिफॉर्म लॉज, जिनका पालन सभी सिटीजन्स को करना था, सभी लोगों के लिए एक जैसे कानून। और डी वाला था एबोलिश ऑफ कस्टम ड्यूटी। जो हम व्यापार करते हैं उस पर जो टैक्स लगता था, कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, कस्टम टैक्स बोलते हैं, वो खत्म कर दिया गया। कस्टम ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज को खत्म कर दिया गया। चार चीज स्थापना हुई। किसके बाद? डेमोक्रेसी आने के बाद। फर्स्ट बार इज डेमोक्रेसी इज कॉमन आइडेंटिटी एस्टेब्लिशमेंट। और ये कब हो सकता था? जब सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, एक नेशनल असेंबली की स्थापना की जाए, जैसे हमारी संसद होती है ऐसी कोई सभा। सेकंड, फ्रेंच मेड ऑफिशियल लैंग्वेज, जब वहाँ एक आधिकारिक भाषा बना दी गई फ्रांस की। थर्ड, कंस्ट्रक्ट ऑफ यूनिफॉर्म लॉज, सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसे कानून बनाए गए। फोर्थ, व्यापार पर लगने वाले कस्टम ड्यूटीज को खत्म कर दिया गया। ठीक है, जब ये न्यूज़ पूरी यूरोप में फैल गई कि इस तरह की बातें वहाँ हो गई हैं, इस तरह के नियम बन गए हैं, हर जगह लोगों के मन में राष्ट्रवाद की फीलिंग आने लगी, नेशनलिज्म की किलकारियां गूंजने लगी पूरे देश में। स्कूल और कॉलेज में स्टूडेंट ने कुछ क्लब बनाना स्टार्ट किया, उसे नाम दिया गया जैकोबिन क्लब। इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस many clubs were formed named Jacobin Club. जैकोबिन क्लब, कई क्लब बनाए गए जिसका नाम दिया गया जैकोबिन क्लब। इसको सपोर्ट करने के लिए फ्रांस ने अपनी आर्मी फॉरेन लैंड पर भेज दी और नेशनलिज्म को फैलाया। सपोर्ट करने के लिए फ्रांस ने क्या किया? अपनी आर्मी को फॉरेन लैंड पर भेज दिया और क्या हुआ? नेशनलिज्म को फैलाया। आप इसको नोट कर लें। इसके बाद आता है रोल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट।
मैं आपको समझा दे रहा हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट ने जो शासन किया वो 1804 से 1815 के बीच किया। 1815 में वाटरलू का एक युद्ध हुआ था जिसमें उसकी डेथ हो गई। नेपोलियन ने 1804 से 1815 तक फ्रांस पर रूल किया और फ्रांस में बहुत बड़ा चेंज लेकर आया था नेपोलियन। उसने डेमोक्रेसी को एबोलिश किया और मोनार्ची को दोबारा एस्टेब्लिश कर दिया। आप स्टार्ट एक बार मैं नोट करा दे रहा हूँ, इसको इरेज कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये 1804 से 1815, ठीक है। वाटरलू के युद्ध में 1815 में इसकी डेथ हो गई। एबोलिश द डेमोक्रेटिक सिस्टम, इसने डेमोक्रेटिक सिस्टम को खत्म करने करा और मोनार्ची सिस्टम को वापस लाया। इसका एक बहुत अच्छा इफेक्ट था क्योंकि नेपोलियन ने एक सिविल कोड लॉन्च किया था जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। नेपोलियन ने एक सिविल कोड बनाया, नेपोलियन सिविल कोड is called नेपोलियन कोड, नेपोलियन कोड, जिसमें कुछ अच्छे कानून बताए गए। उसमें बताया गया कि फ्रांस के हर नागरिक को कानून के समक्ष बराबर माना जाए। सेकंड था इसका, इसमें नेपोलियन कोड में क्या क्या थे, एवरी पीपल इज इक्वल बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं। दूसरा प्रॉपर राइट ऑफ प्रॉपर्टी, सभी के पास बराबर संपत्ति का अधिकार दिया गया, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबके पास बराबर प्रॉपर्टी दी जाए। तीसरा था फ्यूडल सिस्टम, एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम, एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया गया। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है आप समझिए। फ्यूडल सिस्टम वो सिस्टम था जिसमें हर फार्मर्स और बिजनेसमैन को अपनी इनकम का कुछ पार्ट गवर्नमेंट के पास टैक्स के रूप में देना पड़ता था। नेपोलियन के समय पर फ्रांस में ट्रेड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था। नेपोलियन के समय पर फ्रांस में ट्रेड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था और इन सारे डिसीजन के वहाँ के जो लोकल लोग थे वो काफ़ी खुश थे फ्रांस के। लेकिन जो फ्रांस आर्मी फॉरेन लैंड में नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड करने गई थी, उनने भी उस जगह पे कुछ एरियो में कब्जा कर लिया और उन एरिया में टैक्सेस हाई हो गए और उन लोगों ने, आर्मी वालों ने हर व्यक्ति को आर्मी ज्वाइन करने के लिए दबाव बनाया। हर व्यक्ति पे दबाव बनाया जाने लगा कि वो आर्मी ज्वाइन कर ले। ये आपका टॉपिक सेकंड का फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात अगले लेक्चर में करेंगे जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आज की वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।